हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 9th चैप्टर मृदा के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है मृदा। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी तरह से इस चैप्टर में मृदा के बारे में ही यानी मिट्टी के बारे में ही आपको बताया गया है। मिट्टी किस तरह से बनती है, मिट्टी का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में कितने सारी परतें होती है जमीन के नीचे, ठीक है ना। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पाए जाने से आप क्या समझते हैं, वही कौन से तत्व हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आपको जान लेना है मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के अंतः श्रवण की प्रक्रिया के बारे में जानना है, यानी जल को अवशोषण करने की एक प्रक्रिया होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक विशेषताएं होती है मिट्टी के पास, उनके बारे में आपको जाननी है, ठीक है ना। और इन सभी का आखिर क्या संबंध है, इन सभी का संबंध हमारे पारिस्थितिक तंत्र, हमारे जैव तंत्र से है, क्योंकि आप सभी को पता है मिट्टी के बिना जैव तंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और मिट्टी के बिना पेड़ पौधे नहीं होंगे और ना ही मिट्टी के बिना हम मनुष्य जाति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर रह पाएगा। तो इस पूरे ही चैप्टर्स में आपको इस मृदा के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इस चैप्टर्स के हेडिंग मृदा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर ये मिट्टी होती क्या है। पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है ना, जो किसी भी पेड़ पौधे के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कारक है, वह है मिट्टी। मिट्टी के बिना पेड़ पौधे संभव नहीं है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी की वह सबसे ऊपरी परत जो गहरे रंग की होती है, जिसका निर्माण सैलों के अपर्दन के कारण से होता है, अपक्षय के कारण से होता है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। इससे निर्माण होता है मिट्टी का, और मिट्टी के निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी सैल चट्टानों के अपक्षय से बनता है मिट्टी। और देन मिट्टी को, एक मिट्टी में कौन कौन से तत्व और भी शामिल होते हैं, मिट्टी में शामिल होते हैं सेल के कणों के अलावा खनिज पदार्थ शामिल होते हैं, इसके अलावा ह्यूमस शामिल होती है, मिट्टी में पानी की मात्रा होती है, और साथ में वायु का स्पेस यानी एयर, हवा भी मौजूद होता है। यानी ये सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं एक मिट्टी में। और किसी भी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं वो रह पाते हैं, यह बात भी आपको जाननी है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी प्रकार का मिट्टी हो, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का आवास जो है वो होता है, ये समझना है आपको बातों को। अब है मिट्टी का इंपॉर्टेंस। तो मिट्टी आखिर क्यों उपयोगी है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, मिट्टी के कारण ही पेड़ पौधे जीवित हैं, ठीक है ना। मिट्टी के कारण ही पेड़ पौधे जीवित हैं, तो फिर हम भी जीवित हैं। फ्रेंड्स, अब ये सवाल है कि कैसे हम मिट्टी के प्रदूषण को रोक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के प्रदूषण को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है, स्टेप्स है, वो ये है कि हमें रासायनिक खादों के जगहों पर हमें खाद्य जो मैन्योर होते हैं, जिसे कंपोस्ट के रूप में हम तैयार करते हैं, उन्हें हमें प्रदान करना है पौधों के पोषक तत्वों के रूप में। अगर हम इस प्रकार के खादों का उपयोग अगर ना करें, रासायनिक खादों का, तो मिट्टी प्रदूषित होने से बच जाएगी। आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे कि किस प्रकार से रासायनिक खाद किसी भी मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं या फिर करते हैं।
साथ में आपको जानना है किसी भी उद्योग से, कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ जो है वो किसी भी मिट्टी को प्रदूषित बनाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा प्लास्टिक्स का उपयोग भी मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। ये वह मिट्टी को अगर हमें बचाना है प्रदूषण से, इसके अलावा मिट्टी के अपरदन यानी मिट्टी को उड़ाकर ले जाना, मिट्टी को काट देना, ठीक है ना। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर वायु के द्वारा, वर्षा के द्वारा, ठीक है ना, ये उड़ा ले जाती है, ठीक है ना, ये कारकों के माध्यम से। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें वृक्ष का रोपण करना चाहिए, यानी जिस जगह पर वृक्ष काट दिए गए हैं वहां पर अगर हम वृक्षों का रोपण कर दें तो उनकी जो जड़ें हैं मिट्टी को पकड़ लेती हैं और देन मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता है, मिट्टी का बहाव नहीं हो पाता है, मिट्टी नदियों में जाकर नहीं मिलती है वर्षा के समय, ठीक है ना। और मिट्टी जो है बनी रहती है उसी सतह पर, और उस पर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो उसी प्रकार से रहते हैं, ठीक है ना। आपको समझना है बातों को। और साथ में यह बात भी जान लेनी है कि बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं, बहुत समय ऐसा देखा गया है मिट्टी की ऊपरी परत को काट दी जाती है, ठीक है ना। तो उनसे भी हमको बचना है क्योंकि मिट्टी का जो ऊपर परत है काफी इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे के लिए, उसमें पोषक तत्व काफी परिमाण में होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि मृदा जीवन से भरपूर है। कैसे? तो मिट्टी के बिना क्या हम जीवित रह पाएंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव, इसके अलावा कीड़े मकोड़े केंचुए जो हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं, वहीं पर उनका वो आवास होता है और सभी प्रकार की मिट्टियों में उनका वास होता है। मिट्टियां काफी तरह की होती हैं, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे जो हैं उनका उपज होती है, उनकी पैदावार होती है। मिट्टियां जीवन से भरपूर है। किस प्रकार? जैसा मैंने आपको कहा, मिट्टी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े उन्हीं के अंदर आज जीवित हैं, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। आगे हम लोग बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा प्रोफाइल आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी को अगर हम काटें, अगर इस प्रकार से वर्टिकली अगर हम काट दें, ठीक है ना, अगर काटा जाए मिट्टी को तो हमें मृदा प्रोफाइल दिखाई पड़ती है। मृदा प्रोफाइल को संक्षेप में अगर कहें तो मृदा का विभिन्न प्रकार का स्तर होता है, ठीक है ना। मृदा में विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं, उसे यह मृदा प्रोफाइल या फिर मृदा परिच्छेदिका हम कहते हैं। आखिर ये हम कहां देख पाएंगे? तो फ्रेंड्स, जब भी बड़े मकान बनते हैं, मिट्टी की खुदाई होती है, कुआं बनते हैं, ठीक है ना, मिट्टी को काटा जाता है किसी भी स्पेसिफिक कामों के लिए, तो आप मृदा प्रोफाइल आप देख पाएंगे। मृदा प्रोफाइल में सबसे पहला ऊपर का जो परत होता है उसमें आप देख पाएंगे कि पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे होते हैं, गहरे रंग का होता है, ठीक है। और उसके नीचे की जो परत होती है उसकी जो रंग होती है ऊपर के परत की तुलना में अलग होती है, थोड़ा कम गहरा होता है, ठीक है ना। ये पूरा जो प्रकरण है, ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा बनावट है, मृदा परिच्छेदिका और प्रोफाइल कहते हैं। अब हमें जान लेना है कि मृदा परिच्छेदिका या फिर मृदा प्रोफाइल आखिर होता क्या है। तो मिट्टी का जो गठन है विभिन्न सेलों के आधार पर होता है, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको कहा, मिट्टी का निर्माण सेलों से होता है। सेल को प्रभावित करने के लिए जो कारक है, हवा है, पानी है, वर्षा है, ओले हैं, ठीक है ना, ये सभी मिट्टी को क्या करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों हिस्से में बांट देते हैं, तोड़ डालते हैं सेल को, चट्टानों को। हजारों साल, लाखों वर्ष लग जाते हैं, देन वो छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, मिट्टी का रूप लेते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे बारीक कणों का रूप लेते हैं। और जब इस सेल में एक और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है ना, तो वह पूरी तरह से बनती है मिट्टी। यानी वो कार्बनिक पदार्थ क्या है फ्रेंड्स? तो उन कार्बनिक पदार्थों को हम कहते हैं ह्यूमस। आप देख पा रहे हैं ह्यूमस क्या है? तो फ्रेंड्स, मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो सड़े गले पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं या फिर जानवर जो सड़ जाते हैं, उनके सड़ने गलने से जो कार्बनिक मात्रा जो
प्रचुर रूप से मिट्टी में होती है उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस किसी भी मिट्टी के लिए काफी आवश्यक है। ह्यूमस के कारण ही मिट्टी की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, पैदावार होती है, वो काफी ज्यादा होती है। ह्यूमस के कारण ही ऐसा होता है। अब है आपको जानना कि मिट्टी का टूटना, मिट्टी का जो अपक्षय है वो क्या होता है। मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही कहा कि मिट्टी को तोड़ने के लिए पवन, जल, जलवायु के विभिन्न क्रियाकलाप कारक के माध्यम से जो शैल है वो टूटती है और उसी के टूटने से बनता है मिट्टी, याद रखना है। लेकिन जब ये मिट्टी ह्यूमस के साथ मिलती है, कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलती है, तो बनता है एक प्रॉपर विशिष्ट रूप से मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो है, वनस्पतियों का जन्म होता है, उनकी पैदावार होती है। तो फ्रेंड्स, आपने मृदा परिच्छेदिका के बारे में, मृदा प्रोफाइल के बारे में जान लिया। मिट्टी के विभिन्न परतों से जो ऊर्ध्व काट है उसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल आपको, मृदा परिच्छेदिका से जुड़े सवाल आपको कई बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं। तो मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं। आप देख पा रहे हैं स्तरों को, ठीक है ना। ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति, आधार शैल, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं मृदा को बनने में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब है आपको जानना कि इनके गठन, रंग, रासायनिक गठन के कारण मृदा का जो प्रोफाइल है, ठीक है ना, उनका जो लेवल है, उनमें जो परिच्छेदिका है वो अलग अलग होती है, जिनको हम परतें या फिर संस्तर स्थितियां कहते हैं, ठीक है ना, उनके विभिन्न प्रकार के परतों को। तो अब है आपको जानना कि ये स्तर आखिर क्या होती हैं और उसमें किस प्रकार के संगठक से ये बने होते हैं। सबसे पहले आपको जानना है मृदा की सबसे ऊपरी परत जो होती है, जिसे हम देखते हैं, ठीक है ना, सबसे ऊपर की परत, वो काफी महत्वपूर्ण है किसी भी पेड़ पौधे के लिए, क्योंकि उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। और अगर हम देखें कि ह्यूमस की मात्रा ए संस्तर स्थिति में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है बी संस्तर स्थिति में। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। ह्यूमस के कारण ही मिट्टी जो है वो उर्वरक होती है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा, जिसके कारण से पोषक तत्व प्रदान करते हैं यह ह्यूमस उस पेड़ पौधे को। अब हमें जान लेना है कि बी संस्तर स्थिति क्या है। तो शीर्ष मृदा यानी ए संस्तर स्थिति के बाद वाली जो परत होती है उसे हम बी संस्तर स्थिति कहते हैं या मध्य परत कहते हैं, ठीक है ना। ये अधिक कठोर होती है, खनिज जो होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ज्यादा घना होती है, कठोर होती है, ठीक है ना। ऊपर की परत से नीचे की परत ये है, यानी मध्य परत है। अब है तीसरी परत, लास्ट परत है सी परत, सी संस्तर स्थिति कहते हैं। इनमें क्या होता है, सेल के जो कण होते हैं ये थोड़ा बड़े पाए जाते हैं। मिट्टी जो प्रॉपर जो मिट्टी है वो उनकी मात्रा कम होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। आपको समझना है आधार शैल ही बड़े बड़े होते हैं, ये आपको समझना है। और फावड़े से या फिर किसी तरह से हल चलाना काफी कठिन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि आखिर मृदा के प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं मिट्टी के यानी मृदा के प्रकार के बारे में, तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि मिट्टी आखिर बनती कैसे है, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार इस वीडियो में बताया कि आखिर मिट्टी कैसे बनती है, ठीक है ना। तो सेल जो चट्टान होते हैं उनका अपक्षय होता है, उनका वेदरिंग होता है। कैसे हो पाता है, विभिन्न प्रकार के कारक हैं हमारे वायुमंडल में स्थित, ठीक है ना, हमारी इस पृथ्वी पर स्थित हवा, पानी, ठीक है ना, नदियां, उनका अपक्षय करती है, उन्हें तोड़ डालती है छोटे छोटे कणों में, और देन निर्माण होता है छोटे छोटे उन छोटे कण से के बाद भी जब नदियां उन छोटे कणों को पाट कर बना ले जाती हैं और उन्हें पाटती हैं, तो तैयार होता है एक मिट्टी का। समझना है आपको बातों को। और जब उस मिट्टी में विशिष्ट रूप से ह्यूमस मिलती है, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, तो तैयार होता है मिट्टी, ठीक है ना। क्योंकि एक मिट्टी में अगर ह्यूमस की मात्रा ना हो तो वह उपजाऊ नहीं होगा। ह्यूमस की मात्रा, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। यानी कहा जाए किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिसके कण उसके बनते हैं। यानी मिट्टी का बनना, मिट्टी का जो टाइप्स होता है, प्रकार जो होता है, वो किस पर निर्भर करता है, शैलों पर, चट्टानों पर,
ठीक है ना। चट्टानों पर बालू की मात्रा ज्यादा है या फिर चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, उस पर यह डिपेंड होता है, ठीक है ना, कि मिट्टी आखिर कैसी बनेगी। यानी अगर कहा जाए उनकी जो बारीकियां हैं, मिट्टी की बारीकियां ये तय करती हैं कि आखिर मिट्टी का प्रकार क्या होगा। मिट्टी में उपस्थित ह्यूमस की मात्रा यह तैयार करती है, बताती है कि आखिर मिट्टी किस प्रकार की होगी, ठीक है ना, याद रखना है। और सभी प्रकार की मिट्टियों में बैक्टीरिया हो या फिर पादप हो या फिर केचुआ, ये पाए जाते हैं। ये मिट्टी के ही इंपॉर्टेंट अंग है। अब है आपको जान लेना कि आखिर बलुई मिट्टी क्या है, समझना है आपको बातों को। बालू से बना है बलुई, यानी इसमें इस प्रकार की मिट्टी में सैंड, बालू की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी रेगिस्तान वाले इलाकों में, उनके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यह मिट्टी बहुत ही कम उर्वरक होती है, ठीक है, उर्वरक ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। अब इनका जो साइजेस होता है इस बलुई मिट्टी का, उनमें कण जो होते हैं काफी बड़े बड़े कण होते हैं, उनका अनुपात ज्यादा होता है बलुई मिट्टी का, ठीक है ना। और ये बलुई मिट्टी बालू है, चूंकि सैंड है, बालू है, तो होता क्या है, यह हल्की हो जाती है, हवा इसे आराम से उड़ाकर ले जा सकती है। और साथ में कण बड़े होने के कारण ये आपस में स्टिक चिपकते नहीं है, फैले हुए रहते हैं, हवा आसानी से आर पार जा सकती है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। यानी हवा भी उपस्थित होती है मिट्टी में, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा। सेल के कण तो होते हैं, चट्टानों के कण होते हैं, साथ में विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो उपस्थित होते हैं, ह्यूमस उपस्थित होते हैं, वायु है और जल भी उपस्थित होता है मिट्टी में। तो इसमें हवा भी उपस्थित होती है, वायु यानी हवा, ठीक है ना, उपस्थित होते हैं। कण बड़े होते हैं, हल्की होती है मिट्टी, हवा इसे आसानी से उड़ाकर ले जा सकती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है इसमें, ठीक है ना। और साथ में सबसे बड़ा इसका एडवांटेज बोले या फिर डिसएडवांटेज, यह जो है पानी को पकड़कर नहीं रख पाती है, पानी को यह बहने दे देती है, ठीक है ना। इसी कारण से ये जल्दी सूख भी जाती है और इस प्रकार की मिट्टी में आप हल भी चला सकते हैं, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। अब है मृणमय मृदा। क्या होती है मृणमय मृदा? यानी क्लेई सॉइल, इंग्लिश में अगर हम कहें क्ले वाला जो सॉइल होता है, इसमें बारीक कणों का जो अनुपात होता है वो ज्यादा होता है, बड़े कण नहीं होते हैं, बारीक छोटे छोटे कण ज्यादा होते हैं। यह मिट्टी जल को बहुत ही ज्यादा पकड़कर रख पाती है, यह इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज होने के कारण क्या होता है, मिट्टी जल को पकड़ के रख पाती है, कणें बारीक होती हैं, तो यह लाइट वेटेड नहीं होती, हल्की नहीं होती, ये थोड़े ही मिट्टी काफी ज्यादा भारी लगने लगती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जल की प्रचुरता होती है, जल को यह काफी देर तक पकड़ पाती है। होता इसी कारण से होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे या फिर फसलें हैं जो सड़ने भी लगती हैं, ठीक है ना, इस मृदा के इस गुण के कारण। समझना है आपको, बारीक कणों की ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर दुमटी मिट्टी क्या होता है। दुमटी मिट्टी बड़े और छोटे जो कण होते हैं, दोमट मिट्टी, ठीक है ना, दुमटी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी, उनमें बड़े और छोटे कण यानी शेल के जो कण हैं उनकी मात्राएं लगभग लगभग समान ही होती है, ठीक है ना। समझना है, दोमट मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इसमें ह्यूमस की मात्रा भी इसमें काफी सटीक होती है, जो किसी पेड़ पौधे को चाहिए होती है, ठीक है ना, दोमट मिट्टी। तो अब आप समझ गए कि मृदा का जो वर्गीकरण है वो हो गया बलुई मिट्टी के रूप में, दोमटी मिट्टी के रूप में और मृणमय मिट्टी के रूप में, इनका वर्गीकरण हो गया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने जान लिए। अब हम लोग जान लेंगे कुछ और बातें, जैसे मृदा के कणों का माप उसके गुणों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ठीक है ना। कण का याद रखना है, मिट्टी में जो कण के कारण ही उसका वर्गीकरण हो पाया है। अब मिट्टी के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तो आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, इनके बीच काफी स्थान होता है, ठीक है ना। ये बलुई मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है, स्थान वायु से भरे होते हैं, अतः हम कह सकते हैं ये कि बालू सुवातित होती है, ठीक है ना। बालू के कणों के बीच स्थान में से जल का निकासी बहुत ही तेजी से हो पाता है, तो
चूंकि ये पानी नहीं पकड़ पाती है, ठीक है ना, पानी बह जाती है, तो पौधे अगर इसमें हम दें तो पौधे क्या वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है ना। अतः बलुई मिट्टी हल्की, सुवातित और शुष्क होती है, ड्राई होती है। अब है मृतिका। चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं। ये इनका डिफरेंस है, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। और जुड़े होते हैं, इनके बीच स्थान बहुत ही कम होता है, बिल्कुल इसके विपरीत है। बालुई मिट्टी के विपरीत इसके कणों के बीच का जो सूक्ष्म स्थान है, जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, हाँ, एयर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि कण आपस में जुड़े होते हैं। पानी वो एकदम हमेशा उस पर दलदल जैसा वो बना हुआ होता है, इसमें हल चलाना काफी कठिन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हल चलाने का मेन मकसद क्या होता है? हल चलाने का, जब भी आप किसी भी फसल को तैयार करते हैं, बोते हैं, तो सबसे पहले आपका जो पहला क्रियाकलाप होता है वो मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी को तैयार किस प्रकार हम कर पाते हैं? तो हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाई जाती है, ठीक है ना। उसमें एयरी स्पेस दिया जाता है ताकि एयर जो है उसमें आसानी से जा पाए। अगर हम देन उसके बाद अगर हम बीजों का अगर हम रोपण करें तो आसानी से वह बीज सांस ले पाए, ब्रीदिंग कर पाए। समझना है आपको बातों को, पोषक तत्व उन्हें आसानी से मिल पाए। तो इस प्रकार की मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी में ऐसा नहीं है, उसमें एयर वाले स्पेस काफी कम होते हैं, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या? बालुई मिट्टी के ठीक इसके विपरीत है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है। जैसा मैंने कहा कुछ देर पहले ही, ये थोड़ा सा ही परिमाण अगर ले लिया जाए तो काफी भारी होती है, क्योंकि इसमें जो पानी का जो मात्रा है काफी ज्यादा होती है। अगर इसे हम सही रूप से अगर हमें बनाना है, तैयार करना है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा बालू भी अगर मिक्स करें, उसके बाद बालू को मिक्स करने के बाद ह्यूमस की भी मात्रा अगर हम मिक्स कर दें, तो ये प्रॉपर जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, इससे भी अनाज हम बो पाएंगे। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। अब पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी शीर्ष मृदा दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी मृदा, बालू, चिकनी मिट्टी, गाद सबका एक मिश्रण होता है। ऊपर का परत गाद नदी तलों आधारों का निक्षेप रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दोमटी मिट्टी में भी ह्यूमस मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस प्रकार की मिट्टी में पादपों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सटीक यह होती है दोमट की मिट्टी, ठीक है ना। एयर स्पेस भी बना होता है, ह्यूमस की भी मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, समझना है। और कण भी इसके प्रॉपर तरीके से होते हैं, क्योंकि यह मिश्रण होता है। और किसी भी ऐसे मिट्टी जो मिश्रण से बनी होती है, काफी उपयुक्त होती है पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए। समझना है आपको बातों को। और जल धारण की भी क्षमता इसकी काफी अच्छी होती है, जितना एक प्रॉपर सटीक रूप से किसी फसलों के लिए चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि मृदा के गुण के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, मृदा के पास कई सारे गुण होते हैं। उनमें से एक गुण होता है मृदा में एयरी स्पेस होता है, ठीक है ना। मृदा में भी एयर का स्पेस होता है, एयर की एक जगह होती है। मृदा जो है वो पानी को अवशोषित कर सकती है। और साथ में एक और गुण होता है, मृदा के पास एक गुण जिसका नाम है मृदा में जल का अंतःस्रवण होता है। अंतःस्रवण यानी मृदा अपने में से होकर जल को पास आउट कर सकती है, अपने में से होकर जल को बहने देती है, उसके अंदर में से होकर वो जल को बहने दे सकती है। यह मृदा का गुण है जिसे हम अंतःस्रवण कह रहे हैं। अब है ये अंतःस्रवण की दर यानी रेट, वो क्या होती है? जब भी कोई मिट्टी किसी भी पानी को अवशोषित करती है, कितने टाइम में, ठीक है ना, तो इस पूरे प्रक्रम को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी मिट्टी के द्वारा शोषण किया गया अवशोषित हुई कुल मात्रा जल और उससे डिवाइड कर दिया गया, भाग दिया गया, किससे? उसके द्वारा ली गई कुल समय, यानी उस मिट्टी के द्वारा ली गई कुल समय से, तो हम निकाल पाएंगे अंतःस्रवण की दर को, रेट को, ठीक है ना, कि आखिर उस मिट्टी का अंतःस्रवण का दर क्या है। समझना है, इसे हम इंग्लिश में परकोलेशन रेट कहते हैं। अंतःस्रवण क्या होता है? मैंने कुछ देर पहले ही बताया, मिट्टी अपने में से होकर पानी को पास कर
पाती है। समझना है आपको बातों को। तो मिट्टी के इस पास होने की अंतःस्रवण का जो प्रक्रिया है यह सबसे कम होगा। आप ऐसे ही कह पाएंगे किसमें कम होगा? सबसे कम हो पाएगा क्लेई सॉइल में, यानी मृणमय मिट्टी में। मृणमय मिट्टी में अंतःस्रवण की जो दर होती है वो कम होती है। कुछ देर पहले ही आपने जाना। इसके ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके जो गठन में जो बड़े कण हैं वो काफी क्लोज हैं, छोटे होते हैं, पानी को वो बहने नहीं देता है, पानी को पकड़ कर रखता है मृणमय मिट्टी। आपने कुछ देर पहले ही जाना, ठीक है ना। तो अंतःस्रवण यानी पास आउट होने की मिट्टी में से होकर पानी निकल नहीं पाती है, सबसे कम मात्रा में निकलती है वह है यह मृणमय, और सबसे ज्यादा में हो पाती है वो बलुई मिट्टी, ठीक है ना। अंतःस्रवण वाला जो प्रक्रिया है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को। तो फिर फ्रेंड्स इसकी दर को हम कैसे निकाल पाएंगे, कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे? जैसा मैंने आपको कहा, उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कोई भी मिट्टी का एक उदाहरण लिया गया या फिर मिट्टी का कोई भी एक नमूना लिया गया, तो देखा गया कि 200 ml जल के अंतःस्रवण में उसे 20 मिनट लग जाते हैं उस मिट्टी को। तो उसकी अंतःस्रवण की दर क्या हुई? जैसे मैंने कहा, मिट्टी के द्वारा जल की कुल मात्रा, मिट्टी के द्वारा अवशोषित जल, ठीक है ना, जल की मात्रा बटे या फिर बाई अंतःस्रवण की अवधि या फिर मिनट, ठीक है ना। यह दर इस तरह से हम निकाल पाएंगे। तो इसमें सवाल में इसका आंसर क्या निकला? 200 ml जल की मात्रा थी, 20 मिनट उसे लगे टोटल, तो इसका आंसर निकला 10 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है ना। पर मिनट की ही दर से और मिलीलीटर के दर से ही यह निकलती है। पर मिनट याद रखना है, पर मिनट की दर से नहीं निकलती है, और मिलीलीटर की दर से। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे भी जाते हैं, याद भी रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे मृदा में नमी। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं हर प्रकार की मिट्टी में, ज्यादातर मिट्टी में मृदा में उपस्थित पानी उसकी नमी को दर्शाती है। होता है कैसा, इसे हम कैसे देख पाएंगे? अगर हम गर्मी के दिनों में अगर बहुत बड़े एरिया से, खेत वाले एरिया से, फार्मरिंग जहां पर होते हैं ऐसे वाले एरिया से अगर हम जाएंगे, देखेंगे कि खेत से ठीक ऊपर की जो वायु है थोड़ा वो कांप रही है, शिवरिंग कर रही है, कांप रही है, ठीक है ना। क्यों हो रहा है? जो भी मिट्टी में प्रेजेंस होते हैं, जो भी वाटर एज अ वेपर के रूप में वो ऊपर उठती है, देन क्या होता है, एक शिवरिंग का एक क्रिएशन होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है उसमें पड़ती है और हम ऐसा लगता है हमें कि वो शिवर कर रही, कांप रही होती है, ठीक है ना। याद रखना है आपको, ऐसा वेपराइजेशन के कारण हो रहा है। जो वेपर है, जो पानी है, वो वेपर के रूप में टर्न हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। हर प्रकार की मिट्टी में, ज्यादातर मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, और मिट्टी काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए, ठीक है ना। इसके कारण से होता क्या है, आपको टाइम टू टाइम जो है बहुत ही कम मात्रा में सिंचाई करनी होती है अगर मिट्टी में नमी है मौजूद। अगर नहीं होती है तो वहीं दूसरी तरफ आपको पानी काफी मात्रा में सिंचाई जो है वो किया जाना चाहिए, या फिर बहुत सारे फार्मर्स, किसान जो है ऐसे करते हैं, सिंचाई टाइम टू टाइम करते हैं, ठीक है ना। यानी उसमें, उस मिट्टी में पानी की जो मात्रा है, नमी की जो मात्रा है उसमें बरकरार रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि मृदा द्वारा जल का अवशोषण, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा कि मृदा भी पानी को अवशोषित करती है। यह अवशोषण जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अवशोषण के कारण ही मृदा में जो फसल जो है वो अच्छी हो पाती है। तो मृदा द्वारा जल का अवशोषित जो पैमाना है उसको हम कैसे निकाल पाएंगे? आप देख पा रहे हैं यहां पर कि मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान, ठीक है ना, अवशोषण का द्रव्यमान, अवशोषित जल का द्रव्यमान U माइनस V बटे 50 इंटू 100। यह है टोटल निकालने का एक फॉर्मूला, एक प्रक्रिया है। जैसे U जो है वो प्रारंभिक जल का आयतन है और V जो है अंतिम आयतन है, उससे हम बटा करते हैं
डिवाइड करते हैं 50 से, 50 से, और देन मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है ना, याद रखना है आपको। इस प्रकार से हम निकाल पाते हैं अवशोषित जल का प्रतिशत। प्रतिशत के कारण ही, परसेंटेज के कारण ही हम 100 का मल्टीप्लाई भी करते हैं। आप सभी ने मैथ्स में भी जाने होंगे। ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर मृदा और फसल के बारे में। ठीक है ना। मृदा और फसलें, तो कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसलें होती हैं? तो आप जानते हैं भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जो हैं वो पाई जाती हैं। हर इलाके, हर क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं वो अलग अलग होती हैं। क्यों हो रही हैं अलग? सैल के निर्माण के कारण, उनका गठन, उनका रंग के कारण, यहां तक कि जो वायुमंडलीय प्रभावी जो कारण है उनके कारण। ठीक है ना, समझना है। तो मृणमय मृदा, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी पाई जाती है भारत में। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मिट्टी प्रभावित होती है। ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि किस प्रकार की मिट्टी जो है वह किस प्रकार के फसलों को अच्छी बोती है। मृणमय और दोमट मिट्टी दोनों ही मृदा गेहूं और चने जैसी फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। याद रखना है, मृणमय मिट्टी, ठीक है ना, और दोमट मिट्टी दोनों ही गेहूं के लिए और चने की फसल के लिए काफी उपयुक्त होती है, क्योंकि उनमें जल धारण की क्षमता काफी ज्यादा होती है। धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध मिट्टी, अच्छी जल धारण वाली मृदा आदर्श होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस जो है काफी अच्छी मात्रा में हो, जल धारण की अच्छी मात्रा में हो उनकी क्षमता, तो धान के लिए वो उपयुक्त होती है। समझना है आपको बातों को। मसूर या फिर अन्य दालों के लिए दोमट मिट्टी आप आसानी से इनका चयन कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें जल निकासी भी आसानी से हो सके। ठीक है ना। कपास के लिए बलुई मिट्टी अथवा दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को भी धारण करती है। समझना है आपको बातों को। ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए विभिन्न प्रकार की फसल, विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए हम विभिन्न प्रकार की मिट्टी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है ना। अगर हम, जैसे आप जानते हैं कि भारत में रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, अलग अलग मिट्टी पर होती है, अलग अलग मौसम के अनुसार होती है। वही मिट्टी का अगर हम रूपांतरण कर दे फसलों के लिए, तो क्या पेड़ पौधे सरवाइव कर पाएंगे? इसका उत्तर होगा नहीं, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनकी फसल जो पैदावार है वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी। जैसे गेहूं की फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध होती है और अत्यधिक उर्वरक होती है। ठीक है ना, ये आपको समझना है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब है आपको कुछ बातें जान लेना अपर्दन के बारे में। अपर्दन के बारे में मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया कि जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना ही अपर्दन कहलाता है। ठीक है ना। पादपों की जड़ मिट्टी को पकड़े रहती है। पादपों की अनुपस्थिति से मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। पवन और प्रवाही जल के साथ वो बहने लगती है। इसे हम मिट्टी का अपर्दन कहते हैं। मिट्टी का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहां की सतह बहुत ही कम वनस्पतियां होती हैं। याद रखना, इसीलिए वनस्पति लगाना काफी इंपॉर्टेंट है अगर हमें मिट्टी का अपरदन हमें रोकना है तो। ठीक है ना। ये बात भी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताई। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर क्वेश्चंस नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। यह आपका सवाल नंबर 1 है, जिसमें आपको एक वाक्य दिए जा रहे हैं और इसके 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। आपको बताने हैं कि आखिर उस वाक्य के आधार पर इनमें से कौन से वे 4 विकल्प हैं जो बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं। ठीक है ना, सबसे उपयुक्त होते हैं। तो वो वाक्य है कि सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, यानी मिट्टी में जो होते हैं सेल कणों के अतिरिक्त। और क्या होता है? नंबर क में है, पूछा गया वायु और जल होते हैं। नंबर ख में है जल और पादप होते हैं। नंबर ग में है खनिज, जैव पदार्थ
वायु और जल होते हैं या फिर जल वायु और पादप होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने वीडियोस में भी बताया कि जो मिट्टी है उनका निर्माण सेल कणों के ही आधार पर होता है, ठीक है ना। तो अब है उनके साथ इसके अतिरिक्त सेल कणों के अलावा मिट्टी में खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, वायु होती है और जल भी होती है। याद रखना है आपको इन बातों को। यानी सेल कणों के अलावा मिट्टी में खनिज पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, वायु होती है और जल भी होती है। और देन हजारों लाखों वर्ष के निर्माण के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण में, लाखों साल लग जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 2, सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 के जैसा, वहां पर आपको एक कथन दिए जा रहे हैं, 4 विकल्प इसमें भी हैं और आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त विकल्प आखिर कौन सा है। जैसे जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है किसमें, यानी मिट्टी के नाम होगा यहां पर। नंबर क में है बलुई मृदा में, मृणमय मृदा में, या फिर दोमटी मिट्टी में, या फिर बलू और दोमट के मिश्रण में होती है। तो वो कौन सा मिट्टी है जिसमें जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, जो जल धारण की क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा मृणमय मृदा में होती है। याद रखना है आपको, मृणमय मृदा में सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता होती है। और यह इसकी मृणमय मृदा की एक डिसएडवांटेज, एक कमजोरी भी है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसमें जल धारण की क्षमता इतनी ज्यादा होती है क्योंकि इसके बीच में जो गैप है ना, पार्टिकल्स, एक दूसरे के पार्टिकल्स इतने नजदीक होते हैं, गैप बहुत ही कम होती है और जल धारण की क्षमता काफी ज्यादा होती है। जल को अपने से पार ये जाने नहीं देती है और यही बात इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो मृणमय मृदा में सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 3, कॉलम ए में दिए गई वस्तुओं का कॉलम बी के में दिए गुणों से मिलान कीजिए, ठीक है ना। यानी आपको कॉलम ए में कुछ दिए जा रहे हैं, वस्तुओं का कुछ नाम है वो जो वगैरह आपको दिया जा रहा है, और कॉलम बी में उसके गुण दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर कॉलम ए में हमें क्या दिए गए हैं। कॉलम ए में कहा गया है कि जीवों को आवास देने वाली, ये है नंबर 1, नंबर क में। नंबर ख में है मृदा की ऊपरी परत, ग में है बलुई मृदा, नंबर घ में है मृदा की मध्य परत, और अंग में है, च में है मृणमय मृदा। ये है आपको दिए गए वस्तुओं का नाम है, ठीक है ना। एक नाम दिया गया है आपको विभिन्न इस रिलेशन के आधार पर, और आपको कॉलम बी में दिए गए हैं उनके कुछ गुणों के नाम, ठीक है ना। बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता जो गुण है जो होते हैं कॉलम बी में दिया गया है। चलिए देख ले रहे हैं आखिर कॉलम बी में वो गुण आखिर क्या है। जैसे बड़े कण का होना, नंबर 1। नंबर 2 में सभी प्रकार की मृदा गहरे रंग की, सघन छोटे कण की और ह्यूमस की कम मात्रा। यह है आपको कॉलम बी में दिया हुआ गुण, और कॉलम ए में दिया गया वस्तुओं के नाम, ठीक है ना, जो इस रिलेशन से संबंधित है। अब आपको जान लेना है कि इसको सजाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सजा के रखा है आपके लिए पहले से ही, आप देख पा रहे हैं प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर नंबर 3 कॉलम ए और इधर कॉलम बी, ठीक है ना। अब है आपको सजाना, अब देख पा रहे हैं जीवों को आवास देने वाली, तो इसका आंसर होगा क्या, सभी प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो उनमें जीव आवास करती है, यानी जीवों के आवास देने के लिए उपयुक्त होती है सभी प्रकार की मिट्टियां। सभी प्रकार की मिट्टियों में कोई ना कोई जीव वास करते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, और उनसे थोड़े से बड़े जैसे केंचुआ हो, वह भी एक जीव है, ठीक है ना, वो भी आवास करती है। सभी प्रकार की मिट्टियों में होता है ऐसा, ठीक है ना। यानी सभी प्रकार की मिट्टियों में जीवों का आवास होता है, याद रखना है आपको। मृदा की ऊपरी परत,
तो मृदा मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो गहरे रंग की होती है। आप सभी देख पाएंगे कि अपने आसपास में कि मिट्टी जो है उसकी जो सबसे ऊपर की जो परत होती है ना फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा गहरे रंग की होती है, ठीक है ना। और उसके नीचे की जो परत होती है उससे कम गहरे रंग की होती है। यह बात भी आपको जान लेनी है। आगे बढ़ेंगे। बलुई मृदा, जो बलुई वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है ना। अब उससे मिलता जुलता जो गुण है वो क्या होगा? बलुई मिट्टी में जो गुण पाए जाते हैं वो क्या है? तो उनमें बड़े कण होते हैं। बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं बड़े कण होते हैं उनके, ठीक है ना। मृदा की मध्य परत आखिर क्या कहलाती है या फिर क्या होता है इसमें? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं मृदा में जो मध्य परत होती है ना, वो उसमें ह्यूमस की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा काफी कम होती है, ठीक है ना। ह्यूमस की मात्रा कम होती है मृदा की मध्य परत में, ये उसका गुण है, ठीक है ना। आगे देख लेंगे कि मृणमय मृदा यानी मृदमय मृदा यानी मिट्टी का एक प्रकार जिसमें उनके जो कण होते हैं वो काफी सघन होते हैं, छोटे होते हैं। उनके कण जो होते हैं एक दूसरे के काफी परस्पर नजदीक होते हैं। जल धारण की क्षमता सभी मिट्टियों से सबसे ज्यादा होती है, याद रखना है, ठीक है ना। मृणमय मृदा में तो सघन छोटे कण इसके गुण हैं, याद रखना है ये भी बात आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। ये आपको समझाना है, आपको अपने उत्तर के सपोर्ट में आंसर्स लिखना है, ठीक है ना। बताना है कि आखिर कैसे होता है मिट्टी का निर्माण। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स कि आखिर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी के निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसमें चट्टान से लेकर मिनरल से लेकर वायु, जल, तापक्रम, सभी प्रकार के जो कारक हैं वो सभी प्रभावित करते हैं, तभी एक मिट्टी का निर्माण हो पाता है। और इसके बनने में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक दिन में ये नहीं बन पाता और ना ही मिट्टी का निर्माण हम लैब में कर पाते हैं। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। आपको लिखना है सबसे पहले कि चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों का जब अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, तो मिट्टी का निर्माण होता है। तूफान, वायु और जल की क्रिया द्वारा चट्टानों का धीरे धीरे टूटना, चट्टान जो है वो धीरे धीरे टूटती रहती है। तो सबसे पहले आपको जानना है, मैंने वीडियोस में भी बताया कि चट्टान धीरे धीरे उसके जो प्रभावित कारक है, चट्टान को तोड़ने वाले कारक, उनके टुकड़े टुकड़े करने वाले कारक है, गर्मी है, सूर्य की किरण है, वर्षा है, ठीक है ना, ओले है, ये सभी है, वायु है, ये सभी है मिट्टी को तोड़ने के लिए बने हुए कारक जो है, ठीक है ना। चट्टानों को वे टूटती हैं, फिर वो कारक चट्टान को प्रभावित करते हैं, उनके टुकड़ों को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे प्रक्रिया बनती है, चेंज होती है मिट्टी में, ठीक है ना। तो तूफान, वायु, जल की क्रिया द्वारा चट्टानों का धीरे धीरे टूटना, उसके बाद मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, काफी धीमी प्रक्रिया है। समझना है आपको बातों को। यह हर समय होती रहती है, समझना है। ये हर समय मिट्टी का निर्माण की जो प्रक्रिया है, हर समय ये कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है ना। मिट्टी का निर्माण 2 चरणों वाली प्रक्रिया है, समझना है आपको बातों को। 2 चरण वाली प्रक्रिया है मिट्टी का निर्माण की। वो क्या है चलिए जानते हैं। चट्टानों का अपक्षय होता है, अर्थात चट्टान छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, यानी चट्टानों का छोटे छोटे कणों में टूटना, ये पहला चरण है मिट्टी के निर्माण की। और दूसरा चरण है ये छोटे कण ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ के साथ मिलकर मिट्टी को मृदा बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है ना, उर्वरक बनाते हैं। यानी ये छोटे छोटे कण कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर मृदा बनाते हैं, याद रखना है। यानी चट्टानों का टूटना पहला कारक, पहला काम, पहली प्रक्रिया, और देन छोटे छोटे कणों का कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलना बनाता है मिट्टी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है वो आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि आखिर मृणमय मृदा किस प्रकार से फसलों के लिए उपयोगी है वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी को धारण करने की क्षमता इसके पास काफी ज्यादा होती है,
तो पानी को जब धारण करने की क्षमता जब सबसे ज्यादा होती है तो ऐसे वृक्ष का रोपण करना है जिसमें जो वृक्ष जो पौधा पानी का ज्यादा डिमांड करता है। ठीक है ना, ये भी समझना है आपको बातों को। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न के उत्तर में कैसे लिखना है आपको, चलिए देख ले रहे हैं। मृणमय मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, यह बहुत ही उपजाऊ होती है। मृणमय मृदा में ह्यूमस की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, यह काफी उपजाऊ होती है, इसलिए यह गेहूं चना जैसे अनाज उगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है ना, ऐसी मिट्टी पानी को बनाए रखने में अच्छी होती है, पानी को पकड़ सकती है, पानी को होल्ड कर सकती है। ठीक है ना, मृणमय मृदा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है तथा इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए धान के लिए यह उपयोगी होती है, याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ में मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मिट्टी जो पानी को आसानी से बहा देती है कि उसकी आवश्यकता होती है। यानी दोमट मिट्टी में आप मसूर दाल या फिर अन्य दालों का फसल आप बो सकते हैं। समझना है आपको बातों को, क्यों? क्योंकि दोमट मिट्टी आसानी से पानी को बहने देती है। ठीक है ना, समझना है आपको। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताइए। ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है ना, आपको पूछा जा रहा है कि जो बलुई मिट्टी होती है और जो मृणमय मृदा होती है उन दोनों के बीच का अंतर क्या है, कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे। ठीक है ना, उनके दोनों के बीच में की जो विशेषताएं हैं उनके अंतर को भी बताया आप। ठीक है ना, कंपोजिशन का भी अंतर बताया, जो भी अंतर होता है उनके बीच में जिससे हम आसानी से उन्हें पहचान सके आपको बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर, ऐसा एक आपको आंसर्स में लिखना है। ठीक है ना, देन आपको एक कॉलम बनानी है, कॉलम बनाना है और एक तरफ आपको लिखना है मृणमय मृदा, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आपको लिखना है बलुई मृदा। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। देन आपको मृणमय मृदा में जो पहला पॉइंट है आपको लिखना है कि महीन कणों का अनुपात अधिक होता है। किसमें? मृणमय मृदा में महीन कणों का जो अनुपात होता है वो ज्यादा होता है और बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात ज्यादा होता है। ठीक है ना, मृणमय मृदा में महीन कणों का अनुपात ज्यादा होता है और बलुई में उनसे ज्यादा बड़े, उनसे थोड़ा बड़े महीन कणों से बड़े, ठीक है ना, कणों का अनुपात ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपको लिखना है मृणमय मृदा में 2 नंबर पॉइंट में कि मिट्टी पानी को बरकरार रखती है, चिपचिपी और गीली हो जाती है। ठीक है ना, यह मिट्टी का गुण है कि मिट्टी पानी को बरकरार रखती है और चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए बलुई मृदा में, तो बलुई मृदा में मिट्टी पानी को बरकरार नहीं रख पाती है और पानी को जब बरकरार नहीं रख पाती है तो वह चिपचिपी भी नहीं होती है। ठीक है ना, 3 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि धान गेहूं और चना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है मृणमय मृदा। मृणमय मृदा धान गेहूं और चना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, जबकि बलुई मृदा सब्जियों, मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि नंबर 4 पॉइंट में आपको क्या लिखना है। 4 पॉइंट में आप लिखेंगे गीला होने पर हल चलाना मुश्किल है। गीला होने पर हल चलाना इसमें काफी मुश्किल हो जाता है और इसमें गीला होने पर भी हल चलाना आसान है। ठीक है ना, इन दोनों का संगठन, इन दोनों का कंपोजिशन है, गठन है ऐसा, गीला होने पर हल चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें बलुई मृदा में गीला होने पर भी हल आप चला सकते हैं, यानी भुरभुरी हो सकती है जमीन जो है बलुई मृदा में भुरभुरी हो सकती है हल चलाने में, क्योंकि हल चलाने का हमारा जो मेन उद्देश्य मकसद है क्या है, मिट्टी को तोड़ना, उसे भुरभुरा बनाना। लेकिन ये बलुई मृदा में पॉसिबल है। ठीक है ना, लेकिन गीला होने पर भुरभुरा मिट्टी को बनाया नहीं जा सकता है हल चलाकर भी। किसमें? मृणमय मृदा में, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 7, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाएं और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। ठीक है ना,
मृदा के अनुप्रस्थ काट, आपको अनुप्रस्थ काटना है किसको? मृदा को। फिर विभिन्न परतों का आपको नाम बताने हैं। तो मृदा आप देख पा रहे हैं, मृदा की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, आप देख पा रहे हैं मृदा की सबसे ऊपर की परत जहां पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है ना? ये ए संस्तर स्थिति होता है, ठीक है ना? ये ए लेवल का स्थिति है, ठीक है? आप देख पा रहे हैं ये ज्यादा गहरे रंग का होता है, ज्यादा पोषण वाला होता है, ठीक है ना? कार्बनिक पदार्थ इसमें ज्यादा होते हैं, ह्यूमस ज्यादा होता है, और ये पौधों की जो जड़ें होती है ज्यादातर इसी में रहती है और श्वसन करती है। श्वसन के लिए पानी, खनिज लवण की मात्रा ज्यादा से ज्यादा वो ले पाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नंबर बी संस्तर स्थिति। आप देख पा रहे हैं ये उससे कम गहरा रंग का होता है और उसमें जो दाने होते हैं थोड़े से बड़े होने लगते हैं, आप देख पा रहे हैं, वो भी कुछ नीचे के स्तर तक में। और अगर गहराई की अगर बात देखा जाए तो ए संस्तर स्थिति से बी संस्तर स्थिति का जो गहरापन है, जो मोटाई है परत की, वो ज्यादा है, ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही है बी संस्तर स्थिति में। और सी में आप देख पा रहे हैं ग्रेवल, जिसे हिंदी में अगर हम लोग कहें तो कंकड़ पत्थर की प्रचुरता होती है, ह्यूमस की मात्रा काफी ही कम हो जाती है, मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है किसी भी प्रकार के फसलों के लिए। सी संस्तर स्थिति में आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े रोड़े पत्थर, ठीक है ना, चट्टान वगैरह होते हैं। यहां तक कि बी संस्तर स्थिति से ही चट्टान का आरंभ हो जाता है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर दिखाई देने लगते हैं, प्राप्त होने लगते हैं। यानी अगर एक शब्दों में कहा जाए तो मिट्टी की जो सबसे ऊपर की परत होती है ए संस्तर स्थिति की, वो सबसे उपयुक्त होती है किसके निर्माण के लिए, किसके बनावट के लिए ना, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है ना? याद रखना है आपको। तो यह आपको लिखना है इस प्रकार से। चित्र का अंकन भी करना है आपको, आप आंक सकते हैं, आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, काफी आसान है। पेड़ का आप चित्र बना लें और देन आप ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति और सी संस्तर स्थिति, आधार शैल जो लास्ट वाला ये आधार शैल है, इसी के ऊपर पूरा ये आधारित है, ठीक है ना? उसी के ऊपर ये पूरा खड़ा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं चित्र के द्वारा और आप इस आंसर का, इस क्वेश्चन का हल आप बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 8, रजिया ने खेत में अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया, जिस उसने देखा कि उसके द्वारा किए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल का अंतःश्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःश्रवण की दर परिकलित कीजिए, यानी बताइए। रजिया ने, एक लड़की है रजिया, जो खेत का अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग करती है। उसने देखा कि मृदा के नमूने में से 200 ml जल का अंतःश्रवण करने में 40 मिनट का समय लग रहा है। अंतःश्रवण का दर आपको बताना है। तो आपको लिखना है सबसे पहले अंतःश्रवण की दर, ठीक है ना? अंतःश्रवण की दर को हम कैसे निकाल पाते हैं? आपको लिखना है कि पानी की कुल मात्रा बटे जल को अंतःश्रवण करने में लगा कुल समय, ठीक है ना? तो पानी की कुल मात्रा है 200 ml, आपको लिखना है, और समय लगा है 40 मिनट का। अगर हम इसे डिवाइड करें तो आएगा, आप देख पा रहे हैं 5 ml पर मिनट। यह है दर। किसका दर है? ये अंतःश्रवण करने का जो दर है वो है 5 मिलीलीटर, ठीक है ना? वो प्रति मिनट का है, ये आपको जानना है। इस तरह से अंतःश्रवण की दर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 9, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, ठीक है ना? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बताने हैं कि मृदा के प्रदूषण को, मृदा जो प्रदूषित हो जाती है उसको हम कैसे रोक पाएंगे और कैसे हम रोक पाएंगे किसी भी प्रकार के मृदा के अपरदन को, ठीक है ना? अपरदन को हम किस प्रकार रोक पाएंगे। तो मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए आप क्या कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है मृदा प्रदूषण की रोकथाम। देन आपको लिखना है रासायनिक उर्वरकों के बजाय
खाद का उपयोग करना है, उपयोग करें। नंबर 2, औद्योगिक कचरों को संशोधित करने के बाद ही उसे फेंका जाना चाहिए। यह है नंबर 2। और नंबर 3 जो पॉइंट है, पॉलीथीन और प्लास्टिक के उपयोग से बचे या उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। यह है मिट्टी के पॉल्यूशन, मिट्टी को प्रदूषित होने से अगर हमें बचाना है तो कम से कम ये 3 काम हमें जरूर करने हैं। पहला है रासायनिक उर्वरक का उपयोग हमें अवॉइड करनी है, नहीं करना है, ठीक है ना। देन दूसरा हमें करना है काम, औद्योगिक कचरे जो सृष्टि होते हैं किसी भी कारखानों में, उद्योगों में, ठीक है ना, सामान बनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें रिफाइन करके, ट्रीटमेंट करके ही देन मिट्टी में आप उसे या फिर किसी भी पानी सोर्स में आप उसे छोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, बहा सकते हैं। नंबर 3 है पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक के उपयोग से आपको बचना है, उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाना है, ठीक है ना। तो यह इस प्रकार मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट आपको देख लेना है कि मृदा अपरदन को आप किस प्रकार रोक सकते हैं। तो सबसे पहला काम, कटे हुए वनों के स्थान पर बड़े पैमानों पर रोपण, ये पहला काम है। जब आप ये कर पाएंगे कि कटे हुए वनों के, वन के, जंगल के जगह पर, वृक्षों के जगह पर आप वृक्षों का रोपण कर पाएंगे, ठीक है ना, तभी मिट्टी के बहाव को, मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। घास भूमि के चराई पर रोक, घास भूमि पर बहुत सारे टाइम देखा गया है कि घास भूमि पर चराया किया जा सकता है, तो उस समय किया जाता है, तो उस पर रोक लगानी है, देन ये सही होगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती अगर आप करते हैं तो मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है ना, अगर उन्हें हम फॉलो करें। बढ़ेंगे आगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। आपको संकेत दिए जा रहे हैं और आपको इसे हल करना है। बॉक्स दिए जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सीधे में आपको दिए जा रहे हैं जो वाक्य जिसके लिए आपको शब्द बनाने हैं। इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। नंबर 1, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। नंबर 4, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। 5, मृदा परिक्षिता की परत, ठीक है ना। और नंबर 8, वनस्पति ना होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है। किसी मृदा द्वारा मिट्टी को रोकने की क्षमता, ये आपको कथन है, ठीक है ना। अब आपको इसके लिए शब्द प्रॉपर बनाने हैं सीधे में, ठीक है ना, आपको सीधे में बनाने हैं। आप देख पा रहे हैं 2 प्रकार का होता है ये, एक है ऊपर से नीचे इस प्रकार का और सीधा में ऐसा होता है, ठीक है ना, समझना है आपको। अब है ऊपर से नीचे। नंबर 2, भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है, ठीक है ना। नंबर 3, पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव। नंबर 6, मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया। नंबर 7, किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका, ठीक है ना। ये आपको नंबर 7 में दिया गया है, ऊपर से नीचे, या इस वे में आपको लिखना है, ठीक है ना। नंबरिंग क्या करती है, इसमें नंबरिंग सबसे मुख्य भूमिका अदा करती है। आपको पॉइंट वाइज आपको यह लिखने में, बॉक्स को निर्धारित करने में यह आपको सहायता प्रदान करेगी कि 2 नंबर में ही आपको ऊपर से नीचे की तरफ अगर आपको 2 नंबर आपको मिले तो आप उसमें क्या वर्ड लिखेंगे, किसके लिए ना, इस सेंटेंस के लिए। समझ में आया। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लेंगे उत्तर के रूप में आखिर हमें कैसे लिखना है। सीधे में आपको लिखना है पॉलीथीन, नंबर 2 में मृण्मय, नंबर 4 में दुमटी, नंबर 5 में आधार सेल, नंबर 8 में पवन, नंबर 9 में बलुई, नंबर 10 में जल रोधक, और देन ऊपर से नीचे में मृदा अपरदन, नंबर 3 में, नंबर 6 में अंतःश्रवण और नंबर 7 में प्रोफाइल। ये आपका बन जाएगा। ये पूरा आप देख पा रहे हैं जो पहेली है, वर्ग पहेली जैसा दिया हुआ ये पजल जो है वो पूरा आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। नंबरिंग के आधार पर सिर्फ आपको इसको भरना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।